नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड के इतिहास में ही वहीं से कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप वो लेक्चर देख लें, ताकि आपको आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है दोस्त, तो शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात की थी कि स्रोतों के आधार पर यहाँ पर दो साक्ष्य मिले थे, जिनके आधार पर उत्तराखंड की जानकारी देने वाले जो स्रोत बताए गए हैं वो दो बताए गए हैं, जिनमें पहला था पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, और दूसरा था लिखित साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों में हमने पहले नंबर पर बात करी थी समाधान, जिसके ऊपर पहला जो लेक्चर हमारा था वो समाधान के ऊपर टोटली बेस्ड था। दूसरे लेक्चर में हमने बात करी थी, दूसरा जो हमारा पॉइंट था अभिलेख। दूसरे लेक्चर में हमने पूरे अभिलेख को कवर किए हैं, जितने भी हमारे अभिलेख रहे हैं, अशोक का काल से अभिलेख हो या फिर तालेश्वर अभिलेख हो या फिर त्रिशूल अभिलेख हो, कोई सा भी अभिलेख हो, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ही पुरातात्विक साक्ष्यों में तीसरा हमारा पॉइंट था गुहा लेख, ठीक है, उसके साथ शैलचित्र। चौथे नंबर का पॉइंट था ताम्र उपकरण, ठीक है, और सिक्के, और पांचवा था कप मार्क्स। इन तीन टॉपिक को हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है। और दूसरे स्रोत जो हमने बताया था लिखित साक्ष्य, जिसमें वेद और पहला वेद ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ और लेखकों द्वारा वर्णन, ये 5 पॉइंट हमने लिखित साक्ष्यों में देखे थे, ठीक है। अगले लेक्चर में वो सब कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के पूरा एक चैप्टर आपका 5 वीडियोज़ में है ना, छोटी छोटी वीडियोज़ में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको तैयार कर कर दे रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्त। उत्तराखंड के इतिहास की बात चल रही है। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास में हमने बात करी थी, क्या बात करी थी कि दो स्रोतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, दो है ना, साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में दो हमें स्रोत मिलते हैं जो हमें जानकारियां देते हैं। पहला पुरातात्विक था, दूसरा लिखित था। इतनी जानकारी आप हमारे पिछले वाले लेक्चरों में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पहले नंबर पर जो बात करी थी समाधान के बारे में बात करी थी, डेथ बॉडी के बारे में बात करी थी। इसके ऊपर पहला लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा पहला लेक्चर यहाँ पर कवर हो चुका है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर हमने जो बात करी थी अभिलेख के बारे में बात करी थी। तीसरा जो हमारा टॉपिक है इसमें गुहा लेख है दोस्तों। कौन सा है? गुहा लेख, यानी गुफाओं पर लिखे हुए लेख, और साथ में शैल चित्र, यानी शैलों पर अंकित चित्र, ठीक है। ये पूरा टॉपिक हम आज कवर कर लेंगे। चौथे नंबर पर बात करूं तो ताम्र उपकरण, यानी तांबे के जो उपकरण मिले हैं वो, साथ में कुछ सिक्के मिले हैं, मुद्राएं मिली है वो, एक जो वन लाइनर जो बनेंगे वो भी इसके साथ में, इसे भी हम आज कवर कर लेंगे। और पांचवें नंबर पर हमारा होगा कप मार्क्स, इसे भी हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पुरातात्विक साक्ष्य वाला पूरा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो शुरुआत करते हैं। कौन सा है हमारा चैप्टर, वो आज का टॉपिक गुहालेख और शैलचित्र। तो गुहालेख देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। गुहालेख यानी गुफाओं पर लिखे हुए लेख, ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर है। गुफाओं पर लिखे हुए लेख, यानी गुफा पर लिखा हुआ पहला लेख जो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा है, वो पहला ऐसा कौन सा लेख है ना, गुफाओं पर लिखा हुआ, गुफाओं पर लिखा हुआ पहला ऐसा कौन सा लेख है जो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो सीधा सा सवाल बन जाएगा, प्रथम गुहा लेख साक्ष्य, साक्ष्य जो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी देगा, कौन सा है दोस्त? लाखू उड़ियार गुफा, लाखू उड़ियार गुफा, ठीक है दोस्त। कौन सा है? लाखू उड़ियार गुफा है, ठीक है, लाखू उड़ियार गुफा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लाखू उड़ियार गुफा, आखिरकार ये गुफा क्या थी, इसमें क्या मिला था, इसकी खोज किसने करी, ये कहाँ से मिली, किस नदी के ये तट पर था, है ना। जो आयोग का पैटर्न है
कि किस प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, वही सवाल हम कवर करके चलेंगे। बेसिकली ये जो वाला पोर्शन अब चलने वाला है 1 से 2 वीडियो, ये ज़्यादातर फैक्ट बेस है ना, फैक्ट यहाँ से फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, कॉन्सेप्ट यहाँ पर कम है पर फैक्ट यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट पर ही बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। लाखो उडियार गुफा, इसकी खोज MP जोशी ने, ठीक है, किसने खोज, डॉक्टर MP जोशी ने। लाखो उडियार गुफा की खोज MP जोशी ने 1967 में की थी। कब करी थी दोस्त? 1967 ईस्वी में करी थी। तो पहला सवाल ये बन जाएगा, लाखो उडियार गुफा की खोज कब और किसने करी? ठीक है, लाखो उडियार गुफा की खोज कब और किसने करी? तो खोज किसने करी? डॉक्टर MP जोशी ने करी। कब करी? 1967 में करी। 1967 में इसने ये खोज की। ठीक है, अगला जो सवाल बनेगा उसे देखते हैं। लाखो उडियार गुफा, ठीक है, जब ये इसकी खोज हुई तो एकदम से बता पाना तो संभव नहीं था, है ना, एकदम से बता पाना तो संभव नहीं था कि इस गुफा में आखिरकार क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो क्या करा डॉक्टर MP जोशी ने, इसका अध्ययन करा होगा, इस गुफा का क्या करा था, अध्ययन करा होगा। और जब इसका अध्ययन करा तो डॉक्टर MP जोशी ने लाखो उडियार गुफा के ऊपर एक रिपोर्ट प्रकाशित करी, है ना, रिपोर्ट जरूर डाल देते ये लोग, है ना, ऐसे कामों की, पुरातात्विक कार्यों की एक रिपोर्ट जरूर जारी हुआ करती थी, है ना। तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, ये रिपोर्ट 1968 में प्रकाशित की गई। कब प्रकाशित हुई दोस्त? 1968 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो सीधा सा सवाल बनेगा, लाखो उडियार गुफा की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, है ना। अगला सवाल क्या बनेगा, लाखो उडियार गुफा की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1968 में प्रकाशित हुई। या फिर इसका अध्ययन कब किया गया? तो 1968 में इसका अध्ययन किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर MP जोशी के द्वारा इसका अध्ययन किया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, फैक्ट बेस्ड सवाल है सब, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सवाल बनेगा, लाखो उडियार गुफा की जो खोज करी थी, या लाखो उडियार गुफा किस नदी के तट पर है? किस नदी के ये तट पर है? तो सीधा सा जवाब आ जाएगा, सुयाल नदी के तट पर है। सुयाल नदी के तट पर है। अब सवाल आ रहा है, सुयाल नदी के तट पर ये किस स्थान पर है ना, स्थान पूछेगा, लाखो उडियार गुफा किस स्थान पर है? तो सीधा सा जवाब आ जाएगा, लाखो उडियार गुफा किस स्थान पर है? तो दलबेड़ नामक स्थान पर। दलबेड़ नामक स्थान कहाँ पड़ता है दोस्त? अल्मोड़ा के अंदर पड़ता है। यहां से इस गुफा की खोज हुई है। ठीक है, अब जैसे ही रिपोर्ट इन्होंने जारी करी, प्रकाशित करी, अब इस रिपोर्ट के अंदर कुछ तो रहा होगा, है ना दोस्त, इस रिपोर्ट के अंदर कुछ तो ऐसा रहा होगा, ठीक है, जिसे जानना हमारे लिए जरूरी है। तो देख लेते हैं क्या रहा रिपोर्ट के अंदर। तो रिपोर्ट की अगर बात करो, रिपोर्ट के अंदर, है ना, इस रिपोर्ट के अंदर गुफा जैसे मिली, ये इस प्रकार से कुछ गुफा मिली होगी। गुफा का ये हमारा क्या है, प्रवेश द्वार, इस प्रकार का कुछ रहा होगा। ठीक है दोस्त, कुछ इस प्रकार से हमारा गुफा का प्रवेश द्वार रहा होगा। तो यहीं प्रवेश द्वार पर कुछ चित्र मिले होंगे, अंकित करे हुए कुछ चित्र, इस प्रकार से बने हुए कुछ चित्र, ऐसे कुछ चित्र मिले होंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसकी रिपोर्ट जारी हुई, रिपोर्ट में क्या करा गया, पता लगा, प्रकाशित हुई, तो रिपोर्ट से पता लगा इसके इस प्रकार प्रवेश द्वार पर कुल 62 चित्र अंकित थे। कितने थे दोस्त? 62 चित्र अंकित थे। तो सीधा सवाल बनेगा, लाखो उडियार गुफा पर कुल कितने चित्र अंकित थे? तो 62 चित्र अंकित थे। इन 62 चित्रों में से, यानी 62 चित्रों में से 34 चित्र मनुष्य के थे, 34 चित्र मनुष्य के थे, और 28 चित्र पशुओं को। ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखना है कि 34 चित्र मनुष्य के और 28 चित्र किसके थे? पशुओं के थे। तो ये सब हमें मिला है कहां से दोस्त? तो ये सारी की सारी चीज हमें मिली है लाखो उडियार गुफा से। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो मनुष्य के 34 चित्र मिले हैं, यहाँ पर इन्हें सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सामूहिक नृत्य करते दिखाया गया है। और लाखो उडियार गुफा से मिले चित्रों, यानी मनुष्य के चित्रों की तुलना
भीमबेटका की गुफाओं से मिले चित्रों से की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तुलना किससे कराई गई है? भीमबेटका की गुफाओं से मिले चित्रों से की गई। भीमबेटका कहाँ पड़ता है दोस्त? मध्य प्रदेश में। ये भी एक सांस्कृतिक अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। ठीक है, तो हमने बात करी है पहले नंबर पर किसकी? गुहालेख की। गुहालेख है हमारा पहला वाला। कौन सा दोस्त? लाखू उड़ियार गुफा। दूसरे नंबर पर इसमें ही बात करता हूं, इसे मैं साफ कर देता हूं। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं दोस्त, दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं दूसरा है ग्वारख्या गुफा। दूसरे नंबर पर डालना है दोस्त ग्वारख्या गुफा। ठीक है, ज्यादातर ये फैक्ट बेस है, समझने का काम थोड़ा कम है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जहाँ भी कॉन्सेप्ट रिव्यू देना होगा वहाँ मैं अपना 100% दूंगा, आप बेफिक्र रहें। और आपको कोशिश करूंगा यहीं पे सारी चीज मेमोराइज करा दूं, याद करा दूं, है ना। तो ग्वारख्या गुफा की बात करूं, ठीक है, इसकी खोज राकेश भट्ट ने की थी। खोज किसने करी दोस्त? राकेश भट्ट ने इसकी खोज करी। किसने करी थी? सीधा सा सवाल बनेगा, ग्वारख्या गुफा की खोज किसने करी थी? राकेश भट्ट ने करी थी। ठीक है, और ये कहाँ से मिली है? तो ये मिली है ग्वारख्या गुफा कहाँ पर स्थित है? चमोली के डूंगरी गांव में। कहाँ से मिली है? इसकी खोज कहाँ से करी है? चमोली के डूंगरी गांव से। सीधा सा सवाल बनेगा, ग्वारख्या गुफा कहाँ स्थित है ना, या कहाँ से मिली है? तो चमोली के डोंगरी गांव से यह मिली। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। इसके बाद बात करूं तो ग्वारख्या गुफा की खोज राकेश भट्ट ने, जबकि इसका अध्ययन किसने किया था, है ना। अध्ययन किसने किया था? तो अध्ययन में नाम आ जाएगा डॉक्टर यशोधर मठपाल। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने इसका अध्ययन करा था। कोई दिक्कत नहीं है भैया, खोज राकेश भट्ट ने, अध्ययन यशोधर मठपाल ने, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, थोड़ा सा कब किया था इसके बारे में लेखकों का आपसी मतभेद है, जिस कारण मैं आपको वो चीज बता ही नहीं रहा हूँ ना। जहां मतभेद है वहां मैं आपको जानबूझ के नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ोगे भी और क्वेश्चन आयोग क्या करेगा? उस क्वेश्चन को डिलीट भी कर देगा। तो इससे अच्छा है हम क्यों से मेमोराइज करके अपना माइंड में फालतू की चीजों को एक्स्ट्रा को याद करें, है ना। तो उससे बचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मठपाल ने किया, यहां से सवाल बनता है ग्वारख्या गुफा में किसने अपना सैन्य कैंप लगाया था, है ना। इस प्रकार का सवाल आयोग में देखने को मिल जाए, किसने अपना सैन्य कैंप लगाया था? तो गोरखों ने अपना सैन्य कैंप यहाँ पर लगाया। किसने दोस्त? गोरखों ने अपना सैन्य कैंप लगाया था। अगला सवाल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ग्वारख्या गुफा है, ये भी एक गुफा रही होगी, इस प्रकार से ही यहाँ पे भी क्या मिला होगा? प्रवेश द्वार है, यहाँ पर भी चित्र मिले होंगे, है ना। इस प्रकार तो यहाँ पे कुछ चित्रों का अंकन होगा। तो यहाँ पर जो चित्र मिले हैं, यहाँ के चित्रों की विशेषता क्या है? यहाँ के चित्रों में मनुष्य को, पशुओं को हाका देते हुए दिखाया गया है। हाका देते हुए दिखाया गया है। यहाँ के चित्रों की विशेषता ये बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ के चित्र जो मिले हैं उनका रंग कैसा है? चित्रों का रंग कैसा है? ठीक है, तो कैसा रंग है यहाँ के चित्रों का? गुलाबी रंग है। तो गुलाबी रंग के चित्र कहाँ से मिले हैं? सीधा सा सवाल आएगा, तो ग्वारख्या गुफा से मिले हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पेटसाल गुफा। नेक्स्ट है हमारी पेटसाल गुफा। पेटसाल गुफा खोज यशोधर मठपाल। तीसरे नंबर पर है पेटसाल गुफा।
ठीक है दोस्त, पेटसाल गुफा। इसकी खोज करी यशोधर मठपाल ने 1989 में। मठपाल 1989 में ईस्वी में यशोधर मठपाल ने पेटसाल गुफा की खोज करी। पेटसाल गुफा आखिरकार है कहाँ, तो कहाँ पर है दोस्त, अल्मोड़ा जनपद में स्थित, अल्मोड़ा जनपद में है स्थित है। ठीक है, तो बेसिक सवाल है। और यहाँ के चित्रों का रंग कैसा है, तो यहाँ के चित्रों का रंग है कत्थई। रंग कैसा है दोस्त यहाँ के चित्रों का, कत्थई। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है हमारा चौथे नंबर पर है, 8 साल के बाद है हुडली गुफा। हुडली गुफा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है हमारे चौथे नंबर की हुडली गुफा। ठीक है, ये कहाँ से मिली है, उत्तरकाशी से। और खोज किसने करी है, ये थोड़ा सा अभी कह पाना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि राइटर इसके बारे में खुलकर नहीं लिख पा रहे हैं। उत्तरकाशी, ठीक है, और यहाँ से नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए, नीले रंग के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी बेसिक गुफाएं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो थी चौथे नंबर का पॉइंट है ताम्र उपकरण। ठीक है, उसे देख लेते हैं ताम्र उपकरण को। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ताम्र उपकरण, देख लेते हैं। ताम्र उपकरण यानी तांबे के बने उपकरण। ठीक है, तांबे के बने उपकरण। तो ताम्र उपकरण की बात करूं तो राज्य में सबसे पहला ताम्र उपकरण की खोज 1951 ईस्वी में। कब दोस्त, 1951 ईस्वी में, है ना, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा बहादुराबाद से की गई, बहादुराबाद से की गई। ठीक है दोस्त, क्या बताया मैंने कि सबसे पहले ताम्र उपकरण की खोज 1951 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा बहादुराबाद से की गई थी। और यहाँ से जब ये खोज की तो तांबे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए थे और तांबे के उपकरणों के साथ यहाँ से मृद भांड भी प्राप्त हुए थे, मृद भांड भी प्राप्त हुए थे। मृद भांड मतलब मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी के बने बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए थे, जिनका रंग कैसा बताया गया है, लाल गेरू बताया गया है, लाल गेरू रंग यहाँ इनका बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ और भी मिल सकता है साथ में, तो मिल गया है यहाँ पे, है ना। इसके बाद अगला जो ताम्र उपकरण की खोज की बात करो तो 1986 में यशोधर मठपाल द्वारा, मठपाल द्वारा एक अन्य खोज में एक मानव की आकृति प्राप्त हुई। ठीक है, यशोधर मठपाल द्वारा अल्मोड़ा में करवाई खुदाई से एक मानव की आकृति, पूरे मानव की तांबे की बनी आकृति, मानव की ताम्र आकृति प्राप्त हुई। ठीक है दोस्त, तो ये सब क्या है, 1986 में अल्मोड़ा से यशोधर मठपाल द्वारा ताम्र आकृति प्राप्त हुई। इसके बाद ताम्र उपकरण के साथ हैं कुछ सिक्के, है ना दोस्त। सिक्कों की बात कर लेते हैं। तो सिक्कों की बात करूं तो उत्तराखंड के इतिहास की बात करूं, उत्तराखंड के इतिहास में मुद्रा की बात करूं तो मुद्राओं का प्रचलन, मुद्राओं का या सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक कुनिंदों ने किया है, कुनिंद राजवंश ने किया है। किसने करा है, कुनिंद राजवंश ने किया है। और दूसरे नंबर पर बात करूं तो किसने करा है, योध्य वंश ने किया है, योध्य वंश ने किया है। ठीक है दोस्त, तो इन दोनों का ध्यान रखना है आपको, है ना। इन्होंने क्या करा है, सबसे ज्यादा सिक्कों का यहाँ पर प्रचलन करवाया है। उत्तराखंड में पहली मुद्रा, पहले सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे, सवाल बनेगा कुछ ऐसा। उत्तराखंड में सर्वप्रथम मुद्रा कहां से प्राप्त हुई, तो ये हुई है गोविशान से, गोविशान काशीपुर। ठीक है दोस्त, किसने करी खोज, केपी नोटिया।
किसने करी खोज? केपी नौटियाल ने 1960 ईस्वी में, है ना, 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें ही, ये सिक्के हो गए हैं ना। यहाँ पर जानकारी कम है, हमारे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी कम है। ये जो कुछ भी है ये स्रोतों को जोड़ जोड़ कर इतिहास बनाया गया है हमारे यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है कप मार्क्स, है ना, यानी घराटे। घराटे यानी पंचक्की। पंचक्की यानी अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यंत्र, है ना, अनाज पीसने हेतु प्रयुक्त यंत्र। ये पुराने समय में अनाज पीसने के लिए क्या हुआ करता था, ये यंत्र प्रयोग किया जाता था, जिसे कप मार्क्स या घराटे कहा जाता था। सबसे पहले घराटे कहाँ से मिले उत्तराखंड में? तो कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं चंद्रेश्वर मंदिर से। चंद्रेश्वर मंदिर से मिले हैं। चंद्रेश्वर मंदिर अल्मोड़ा से मिले हैं। द्वारा, अल्मोड़ा में कहा? द्वारा। यहां से क्या मिले हैं? 12 पंक्तियों में कुल 204 कप मार्क्स, है ना। ऐसे 12 पंक्तियां हैं, तो इनमें ऐसे लगे हुए हैं अनाज पीसने के, ऐसे कुल मिलाकर 12 पंक्तियों में, ये पंक्ति होती है 12 पंक्ति है, और कुल मिलाकर 204 कप मार्क्स यहाँ से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए। ठीक है, ये भी अपने आप में एक विशिष्ट खोज है। ठीक है दोस्त, यहां तक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी में ही। तो ये प्राप्त हुए हैं। चंद्रेश्वर मंदिर जो है ये 30 मंदिरों के समूह में से एक है। 30 मंदिरों का एक समूह यहाँ पर 2008 में, उनमें से एक है। ठीक है, तो बस उत्तराखंड के इतिहास में जो पूरा है ना लिखित साक्ष्य, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में लिखित साक्ष्य क्या क्या रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या वर्णन उत्तराखंड के बारे में मिला है। तो बात करूँ उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में किया गया है, तो थोड़े सवाल टाइप में यहाँ से सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, सवाल टाइप में आपको क्या मिलेंगे? सवाल मिलेंगे। मैं आपको एक एक करके यहीं पर क्या करा देता हूँ, कवर करा देता हूँ। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, अगर लिखित साक्ष्य के बारे में बात करूँ उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का लिखित साक्ष्य, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में अगर लिखित साक्ष्य की बात करूँ तो पहला जो साक्ष्य मिलता है वो वेद में मिलता है, हमें वेद से मिलता है। और कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। उत्तराखंड के इतिहास का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? वेद से होता है। और किस वेद से होता है? तो किससे होगा दोस्त? ऋग्वेद से प्राप्त होगा। अब देखो सवाल किस प्रकार से बनेगा, है ना। मैं सवाल के फॉर्म में ही है पर आपको क्या करता हूँ, कवर करा देता हूँ। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में किया गया है? सवाल आएगा ऐसे, उत्तराखंड का प्रथम धार्मिक उल्लेख, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में किया गया है? ग्रंथ में किया गया है, तो आंसर आ जाएगा ऋग्वेद। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से सवाल आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। ज्यादातर क्या है, ये वाला डेटा भी क्या है, फैक्ट बेस हमारा है, तो इसे भी हम कवर करके चलेंगे। नेक्स्ट सवाल बनेगा, ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है ना। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवों की भूमि, देवभूमि, है ना, देवभूमि, या फिर मनुष्यों की भूमि, मनुष्यों की भूमि कहा गया है, कहा गया। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट सवाल बनेगा, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण, ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को कहा गया है उत्तर कुरु। क्या कहा गया दोस्त? उत्तर कुरु कहा गया है। नेक्स्ट सवाल बनेगा, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है?
बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है दोस्तों? हिमवंत या हेमवंत। हिमवंत या हेमवंत कहा गया है, या फिर कुशीनगर कहा गया है। और बौद्ध ग्रंथ कौन सा? पाली साहित्य में। किस बौद्ध ग्रंथ में? पाली साहित्य में। ठीक है दोस्त, पाली साहित्य में। अगला सवाल बनेगा, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के कितने हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है? स्कंद पुराण में उत्तराखंड के कितने हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है? तो कितने का मिलेगा दोस्त? 3 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। ठीक है, सॉरी 3 नहीं, 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है, जिनमें से 2 हैं उत्तराखंड में। 2 कौन कौन से हैं? केदारखंड और मानसखंड। और जो 3 बाकी बचे हुए हैं, जालंधर, नेपाल और कश्मीर। जालंधर, नेपाल और कश्मीर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल आएगा, जो केदारखंड है इसकी पहचान किससे करी गई है उत्तराखंड में, और मानसखंड की पहचान किससे करी गई है? मानसखंड को कुमाऊं क्षेत्र और केदारखंड को गढ़वाल क्षेत्र से केदारखंड की पहचान की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं साभापूर्व नामक ग्रंथ में। साभापूर्व है ना, किसमें दोस्त? साभापूर्व नामक ग्रंथ में उत्तराखंड या हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? साभापूर्व नामक ग्रंथ में हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये भी आ जाएगा आपका 3 भाग में। साभापूर्व ग्रंथ में हिमालय को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? अंतरगिरी, ठीक है, बहिगिरी और उपगिरी। अंतरगिरी, बहिगिरी और अंतरगिरी, बहिगिरी और उपगिरी। ठीक है दोस्त, ये ध्यान आपको रखना है। तो लिखित साक्ष्यों में ये कुछ स्पेशल है ना। फिर आएगा नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की जीवन गाथा पर आधारित हरिसेन द्वारा लिखित पर्याय परिस्थिति में उत्तराखंड को संस्कृत भाषा में क्या कहा गया है ना। लिख देता हूं मैं इस सवाल को भी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की जीवन पर आधारित, समुद्रगुप्त के जीवन पर आधारित हरिसेन द्वारा लिखित ग्रंथ, हरिसेन द्वारा लिखित ग्रंथ पर्याय परिस्थिति किस भाषा में दोस्त? संस्कृत में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तराखंड को क्या कहा गया है? करतपुर कहा गया है। ये भी ध्यान रखना है ना। ठीक है दोस्त, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण ने कहाँ तपस्या करी थी? अगला सवाल, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण ने कहाँ तपस्या करी थी? वो करी थी तपोवन टिहरी में। तपोवन टिहरी में तपस्या करी थी। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण की जगह बजाय राम ने कहाँ करी थी? तो करी थी देवप्रयाग।
अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या करो। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक था कि लेखकों द्वारा वर्णन। ठीक है, लेखकों द्वारा वर्णन। लेखकों द्वारा वर्णन में आपको स्किल्स रिकॉर्डर के माध्यम से क्या करूंगा, है ना, ताकि हमारा समय बच जाए, उस हिसाब से आपको इसी में ऐड कर दूंगा लेक्चर में। ठीक है दोस्त, थैंक यू दोस्त।